बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। आज 8 मार्च है, आज ख़वातीन का आलमी दिन है। इस ख़वातीन के आलमी दिन के मुनासबत से पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ तकारीब हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक तकरीब से खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने आज फिर कहा कि वो ताकतवर को एनआरओ नहीं देंगे, वो ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहते हैं। ताकतवर को कानून के नीचे लाने की गर्ज से जब वो बात करते हैं तो दो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होती हैं पैरेलल। पंजाब के अंदर अलग से होती है और वफाक के अंदर अलग से होती है। पंजाब के अंदर अलीम खान साहब और तरीन ग्रुप जो है वो इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमें माइनस बुजदार से के अलावा हम बात नहीं करेंगे। और सेंटर के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च भी था जो कि इस्लामाबाद पहुंच चुका है। और दूसरी अहम डेवलपमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा करवा दी गई है। इन दो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर मुझे नदीम कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ औरंगजेब बरकी साहब ने वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया है। मैं बरकी साहब का बहुत मशहूर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मैं अपनी तीसरी ब्रेक के अंदर डॉक्टर शहीना करीम खोसा साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की एमपी हैं, लेकिन खवातीन के हकूक के एतबार से खुसूसी तौर पर काबिज कर रही हैं, डॉक्टर हैं, काम कर रही हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हकूक हैं और उनसे मुतल्लिका जो मसाइल हैं और उनके हल के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है। मैं सबसे पहले बरकी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा सर कि एक ही वक्त में दोनों महाज खोल दिए गए। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई और सेंटर में आपने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। सर ये एग्जैक्टली सिचुएशन किस तरफ जा रही है? क्या दोनों चीजें जो हैं एक ही वक्त में आगे बढ़ेंगी इसी तरह से? थैंक यू। मेरा ख्याल है जहां तक ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका तो एक ही है स्टेप है, वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट दी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। जहां तक पंजाब का तल्लक है, पंजाब में पीटीआई के अपने ही लोग जो हैं वो अपनी ही गवर्नमेंट से नाला हैं, उनके अपने ही शेयर इन दी गवर्नमेंट में ख्याल उन्हें नहीं मिला, या वो ज्यादा लेना चाहते हैं, या वो प्राइम चीफ मिनिस्टरशिप के कोई उम्मीदवार हैं। ये तो एक सोने पर सुहागा पीपल्स ऑपोजिशन के लिए। हमारा तो था कि जो इन एप्ट और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, जी पाकिस्तान के मुफाद में है कि इट मस्ट गो, इट मस्ट गो, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द रीजन। मैं कहूँगा अपना जरूरी नहीं है मैं कहता हूँ कि सिर्फ इन्फ्लेशन ही रीजन है, मगर देखें आप, हम वी आर डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड। हमें अफगानिस्तान के भी जो जिनको साथ इतना पाकिस्तान ने किया वो भी अब घास नहीं डाल रहा है। ईरान आपसे खुश नहीं है, चाइना ने थोड़ा सा हाथ पीछे किया हुआ है। वेस्टर्न कंट्री जो है, ये पहली दफा है हिस्ट्री में पाकिस्तान की कि वेस्टर्न या किसी मुल्क के जो है एक ग्रुप ऑफ एम्बेसडर्स आके आपको डिक्टेट करे कि प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट। ये डिप्लोमेसी में तो बिहाइंड द कर्टन्स बातें होती है। पिछले साल मेरा ख्याल है टर्की में 2-3 एम्बेसडरों ने ऐसी बात की थी, तो टर्की प्रेसिडेंट ने उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा करके मुल्क से निकाल दिया था। मगर हम है कि हम वो पंजाबी का मुहावरा, पता नहीं नदीम साहब पंजाबी जानते हैं कि नहीं? नहीं जी जानते हैं, आप बोले जी। नाल 100 छितर दे 9 साल गंडे। मतलब है आप किधर जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा मुझे $1 बिलियन ठीक हो गया, प्रोग्रेस ठीक नहीं है $1 बिलियन वी आर बेगिंग। इनकी मतलब वी हैव कम टू सच अ स्टेज कि $1 बिलियन के लिए कोई, आप देखें कोई जो, आई डोंट नो वेदर दे हैव गॉन मैड। ये जो उन्होंने पीका वीका का लॉ बनाया ये जरूरी है कि, और दूसरी किस्म की लेजिस्लेशन जरूरी है। सर इस वक्त तो जितना आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर ये अनाउंसमेंट हुई है कि जी बजट तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो ये किस तरह से गैप को फिल करेंगे, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। अब मैं नदीम कुरैशी साहब के पास जाना चाहूंगा। नदीम साहब
सर तहरीके अदम एतमाद का आप लोग मुंतजिर थे और समझते थे कि ये कभी नहीं लाएंगे, ये कभी मुत्तहिद नहीं होंगे, ये आज मुल्क के लिए कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए आज इकट्ठे हो गए हैं और तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है सर। अब आपका ये इबाम तो दूर हो जाना चाहिए कि ओपोजिशन जमातें जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ जम इकट्ठी हो चुकी है। तो सर आपने डिलीवर नहीं किया, इसलिए ये सब कुछ इकट्ठी हुई हैं और अब पाकिस्तान के लिए जब ये इकट्ठी हो चुकी हैं तो ये समझती हैं कि इमरान खान साहब के जाने का वक्त आ चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये कोई बड़ा इंकशाफ आपने नहीं किया कि जमातें अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो गई है। ये इंकशाफ तो आज से 20 साल पहले इमरान खान साहब ने किया था, पेशेंट गोई की थी। इसे पेशेंट गोई कहेंगे, वक्त से पहले किसी चीज का इजहार करना कि जब भी पाकिस्तान में किसी ऐसे शख्स की गवर्नमेंट आई जो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करेगा, जो इस मुल्क में एक कानून के लिए स्ट्रगल करेगा, जो इस कौम को जाती एजेंडा से और पॉलिटिक्स को प्रोफेशन की बजाय कौम की खिदमत के लिए यूज करेगा। आप इनसे सिंध की असेंबली तोड़वा रहे हैं सर, वो तो जो कुछ कर रहे हैं वहां पर कर रहे हैं। आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? ये पंजाब में आपके खिलाफ क्या हो गया? विद इन पार्टी क्या हो गया है? मैं तो किसी भी असेंबली तोड़ने के हक में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के कौम ने, पाकिस्तान के लोगों ने जिस आईनी मुद्दत के लिए वोट किया, वो किसी भी जमात को किया, उसको आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये डेमोक्रेसी हम किसी ट्रैक पे चढ़ी है। पिछली 3 कंटिन्यूस असेंबलीज ने वक्त पूरा किया है। मैं तो बराबर साहब की ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर से जो डिमांड कर रहे थे कि जी आप नेशनल असेंबली फौरन डिसॉल्व कर दे, आपके पास 24 घंटे है। तो भाई ये अच्छा काम आप अपने घर से आगाज क्यों नहीं करते? जो चीज आपके हाथ में आप खुद कर सकते हो और आप तरजीह किसी और को दे नहीं रहे सर, हो। सवाल ये है जहां तक नदीम साहब, पंजाब की बात, क्या क्या खान साहब ने डिलीवर कर दिया? क्या 3.5 साल के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर जिस आइडियल स्टेट का ख्वाब उन्होंने मुझे दिखाया था, एक आम वर्कर को दिखाया था, एक आम पाकिस्तानी को दिखाया था, क्या वो आइडियल स्टेट बनाने में कामयाब हो गए सर, या उसकी कम से कम बुनियाद रख दी? देखिए देखिए, आइडियल स्टेट अगर इतनी जल्दी ही बन जानी होती तो फिर तो सारी दुनिया स्ट्रगल छोड़कर 2 4 6 माह में किसी भी बहुत बड़ी रियासत को बना लेते। लोगों को, मुल्कों को, कौमों को दहाइयां लगती हैं चीजों को ठीक करने में। जहां एक पटवारी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक और एक लेबर काउंसिल से लेकर सदर पाकिस्तान तक इस मुल्क में माजी में सिर्फ इसलिए इकतदार में या इख्तियारात में आते हो कि उन्होंने सिर्फ इस मुल्क से वसाइल को लूटना है। तो उस माइंड सेट को चेंज करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। अच्छा अब जहां ये तक बताएं, इमरान खान साहब के अच्छा वादे थे, चले मैं पंजाब के चैप्टर पे भी आपसे बात करता हूं। मुझे ये बताएं कि सेंटर के अंदर अदम एतमाद अब पेश हो गई है। दावा ये किया जा रहा है कि 24 अरकान है आपके नेशनल असेंबली के जो कि ओपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। कैसे काउंटर करेंगे, कैसे कामयाब होंगे? देखिए जी, किसी भी शख्स को कायल करना, उसको समझाना, जाहिर है उसके लिए निगोशिएशन होगी। हमने इनकी तरह को पैसे तो ऑफर नहीं करने। ये जो अब बोरियों का मुंह खोलकर और उस लूट मार के पैसे को जो इन्होंने 30 40 साल इकट्ठा किया, अब फिर इकतदार में आने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उसको काउंटर करेंगे आर्गुमेंट से, दलील से। पहले तो मैं यही बात रिजेक्ट करता हूं, इनको कोई 24 25 अरकान की हमारी हासिल है, ऐसा नहीं है। बल्कि अपोजिशन के 10 से 12 लोग हमारे साथ हैं। वो अपोजिशन के लोग जिन्हें सर वो जब वादा आपके हो साथ क्यों गया। होंगे? आपके लोग, अपने लोग आपके साथ नहीं है तो वो क्यों आपके साथ होंगे? सवाल तो ये है। देखिए, इन्होंने इन्होंने किसी हमारे किसी एक रुकन का नाम लिया? क्या किसी इस सर तहरीक अपने भी तो एतमाद कार्ड है के ना पेश सर, करने पर महफूज रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं। कार्ड शो करने का जब वक्त आएगा तो करेंगे ना उस एतमाद की। चलो वो अपने सर कार्ड। उसी एतमाद की बुनियाद पर आज असेंबली के अंदर गए हैं ना ये। आपका तो असलान साहब वो अपने तहरीक कार्ड। इंसाफ का तो ये दावा था कि शायद ये रेक्विजिशन कभी आएगी ही नहीं। कतन ऐसा नहीं था। तजिया था, तजर्बा था, मुशाहिदा था। बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि शायद ये रेपोजिशन ना आए, और कुछ लोगों की राय थी, मुझे 100% यकीन था कि ये पूरी अटेम्प्ट करेंगे। जाहिर है, और आप एक चीज के लिए एक माहौल क्रिएट करें और कई माह उस पर नेशनल लेवल पे डिबेट होती रहे, तो किसी भी शख्स के लिए अचानक बैकफुट में जाना, इन्होंने कोई सियासी खुदकुशी थोड़ी करनी थी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी इस तरीके अदम एतमाद का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर जो पंजाब के एतबार से डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, सर गुजारिश ये है कि तरीन ग्रुप ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि माइनस उस्मान बुज़दार के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। देखिए, उस्मान बुज़दार साहब ने ना ज़ाती तौर पे ख्वाहिश का इजहार किया था कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी, उनका इंतखाब था। उन्होंने सिलेक्ट किया बुज़दार साहब को, और बुज़दार साहब ने पिछले 3.5 साल से बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ चीजों को आगे बढ़ाया। वैसे मेरे लिए तो खबर है ये कि उनकी कैबिनेट के फर्स्ट रॉ के वुज़रा आज माइनस का मुतालबा कर रहे हैं। ये सियासत की एक तो बुरी है, लेकिन दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी है जी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती। कई बार ऐसा हुआ कि मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो चेंज हुए और वो सारे डिसीजन गुलजार साहब नहीं करते, पूरी एक पाकिस्तान तरीके से आपकी कमेटी करती है। अब उन मिनिस्टर्स को भी इस बात का रंज है। अदरवाइज तो पिछले एक हफ्ते तक मामला बिल्कुल ठीक थे। थोड़ा सा टाइम जब पार्टीज पर इस तरह का सर गुजारिश ये है कि आपने अपनी पार्टी के अंदर लोगों को अकोमोडेट नहीं किया, उन लोगों को उठा के अंदर कर दिया जिन लोगों को कि उन लोगों के ऊपर केसेस चला दिया आपने, जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाने के अंदर किरदार अदा किया था, इस पार्टी को हुकूमत दिलवाने के अंदर किरदार अदा किया था। देखिए, आप जिन केसेस की बात कर रहे हैं, आप अगर अब्दुल अलीम खान साहब वाली बात कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% ठीक है। अब्दुल अलीम खान साहब का बड़ा रोल है। आज भी मुझ समेत हर शख्स सर आपकी पंजाब हुकूमत बनाने में, सेंटर के अंदर हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन साहब का बड़ा किरदार है सर। उनका जहाज ना चलता, उनके पैसे ना चलते, उनके वसाइल इस्तेमाल ना होते तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मजबूत होती, इस तरह आसानी के साथ हुकूमत बना सकती? कोई भी नहीं कहेगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी नहीं कहेगा उनके वसाइल नहीं लगे, कोई भी नहीं कहेगा उन्होंने मेहनत नहीं की, बिल्कुल की, हर जगह की, फ्रंट फुट पे की। आज भी पाकिस्तान तरीके साहब का हर वर्कर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक तमाम लीडरशिप उनका इज्जत और एहतराम करती है। ना ही ये मुकदमा पाकिस्तान तरीके साहब की गवर्नमेंट ने बनाए। ये एक आपको पता है एक स्कैम सामने आया है शुगर का, और प्राइम मिनिस्टर का शुरू से मौके पर रहा कि जब वो खुद बतौर प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने अपनी तमाम चीजों को, जब हनीफ अब्बासी ने उन पर केस किया बनी गाला की जमीन के हवाले से, उन्होंने सारी ट्रांजेक्शन दी अपनी, एक मनी ट्रेल दी, 30 साल पुराने रिकॉर्ड दिए। तो खान साहब की तो अपने हर साथी से, अपने हर वकील के खास नहीं, से, अब नदीम साहब होगा क्या? पिक्चर आगे कैसे क्लियर कर, जरा थोड़ी सी नाजरीन के लिए पिक्चर क्लियर करें ना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आपकी क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि बात कैसे आगे बढ़ेगी? अब उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो सूरत हाल तो खराब समझी जाए ना। पंजाब की हुकूमत तो फिर आपके हाथों से जा रही है। देखिए, मैं आपको एक तो सदा बादशाही अल्लाह ताला की, उस्मान बुज़दार साहब का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया, और मेरे पास ये कई बड़ी संजीदा ज़राए से बात आई कि उन्होंने इमरान खान साहब खुद कहा कि जी अगर इशू मेरी ज़ात है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी दरियादिली और बहुत बड़ा एक स्टेप है एक जमात को इंटैक्ट रखने के लिए। जी हमने देखना ये है कि आने वाले दिनों में सूरत कैसे काबू में आती है। ये जितने लोग हैं, आप तरीन साहब के साथ जितने लोग हैं, हमारे तरीन साहब के या अब्दुल अलीम खान साहब, ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। लेकिन सर मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इन्हीं के मुतालिक इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि ये ताकतवर लोग हैं, एनआरओ मांगते हैं, इक्तदार में हिस्सा मांगते हैं, यानी कि ये इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हैं। कप्तान ऐसा नहीं कहा इमरान खान साहब ने लोगों के बारे में, कप्तान ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने मौजूदा अपोजिशन के बारे में कहा कि ये अपोजिशन चाहती है कि हम दोबारा से इक़्तिदार में आए, क्योंकि अपोजिशन की बहुत सारी लीडरशिप को 35-40 साल जो इक़्तिदार की ठंडी ठंडी हवा लगती रही, ये जो मौज मस्तियां करते रहे, ये पाकिस्तान के वसाइल पर जो लूट मार के शबे खून मारते रहे, दिन दिहाड़े डाके डालते रहे, ये उनकी इक़्तिदार से। सर खान साहब ने एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स ही बात की है कि ये ताकतवर कानून के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, ये ब्लैकमेल करता है। देखिए, मैं आपको कर्ज करूं, मैं नहीं समझता कि खान साहब ने ऐसी बात की। खान साहब ने अभी जब तरीन सर ये खान साहब का तहरीक इंसाफ का प्रिंसिपल स्टांस है सर कि ताकतवर को कानून के नीचे लाना है और इनको एनआरओ नहीं देना। अब सवाल आपसे ये है कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब भी एक ग्रुप की सूरत में सामने आ चुके हैं,
ये ताकतवर है, इनकी डिमांड सामने आ चुकी है कि जी बुज़ार साहब को हटाया जाए। तो अब सवाल है कि खान साहब अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कर दूं, पहली बात तो ये है कि कोई हकीकी बात अभी तक नहीं हुई। ये जरूर है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, बिलखसूस गवर्नमेंट पार्टी, तो डिफरेंट धड़ों की डिमांड्स, नीड्स या उनकी लोकल सूरत हाल की वजह से उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि इमरान इस्माइल साहब आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ लोगों को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है। ठीक हो गया, ये सब ठीक हो हमारे गया साथी हैं, सर। हमारे इत्तेहादी हैं, हमने इनको मनाना है, हमने इनको ऑन बोर्ड करना है, हमने हाउस इन ऑर्डर करना है, हमने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है और अपोजिशन को शिकस्त बिल्कुल देनी ठीक है। है। नदीम कुरैशी साहब आपको बहुत शुक्रिया, जनाब औरंगजेब बरकी साहब आपको बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज खवातीन का आलमी दिन है और इस मुनासबत से डॉक्टर शाहीना करीम खोसा साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए, चूंकि आप पंजाब असेंबली की मेंबर भी हैं और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए भी आप काम करती हैं। मैं चाहूँगा कि आज आपसे जाने कि खवातीन को एम्पावर करने के लिए, खवातीन के हकूक़ के लिए जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काम किया है, उन इकदामात के ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा और क्या खवातीन जो हैं वो उनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतना एम्पावर कर पा रही है। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर 75 साल की हम तारीख को उठा के देखें तो तहरीक इंसाफ का दौर जो है वो इस एतबार से आइडियल दौर होगा खवातीन को एम्पावर करने के एतबार से। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि इस खवातीन के आलमी दिन के मौका के ऊपर जब इमरान खान साहब भी फरमा रहे हैं कि वो खवातीन के हकूक़ के मामले में जब कभी भी 75 साल तारीख को खंगाला जाएगा तो उनकी हुकूमत के इकदामात सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके ऊपर रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक, आपका बहुत शुक्रिया, सच टीवी का बहुत शुक्रिया कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने मुझे बात के लिए बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं आज 8 मार्च के हवाले से पाकिस्तान की खवातीन और दुनिया भर की खवातीन को मुबारकबाद पेश करूंगी कि कम से कम एक दिन ऐसा है जिसमें हम सीरियसली संजीदगी के साथ पूरा मुआशरा इस पर बात करता है और खवातीन भी इस दिन अपनी सोचों को जगाती हैं। तो मैं 2 हवालों से आज बात करूंगी, एक तो हुकूमत के लेवल पर खवातीन के हकूक की बात और दूसरा एक माशरती लेवल के ऊपर बात। तो मेरा ख्याल है सिर्फ हुकूमत के लेवल पे बात करना काफी नहीं है, क्योंकि हुकूमत के लेवल पे तो हमेशा बात होती रही है, हमेशा मैं बाकी पिछली गवर्नमेंट्स को भी कहूंगी कि वो भी अपने तय कोशिश करती रही है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट तो बहुत फ्रंट फुट पर आकर इस पर खेली है, इस बात पर जी। और इस पर हम जैसे विरासत के हकूक हैं खवातीन के और हरासमेंट के कवानीन के हवाले से बात है, जैसे घरेलू खवातीन जो काम करती हैं उनके हकूक की बात है, जैसे खवातीन के साथ हरास की जिनसी हरासत की बात है। ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमारी असेंबलियों में काम हुआ और हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत बढ़ चढ़कर, मुझे बल्कि ये लगता है कि बहुत तेजी से पिछले 3 साल में इस पे काम हुआ। ठीक। बट मैं उससे भी आगे आकर एक बात सोचती हूँ और मैं हमेशा उसकी एडवोकेट रही हूँ, वो ये है कि आप जब तक माशरे के अंदर एहसास नहीं जगाएंगे, आप इसका शऊर पैदा नहीं करेंगे, आप जो ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर आपके रवैयों की जो खराबियां हैं माशरे में, जब तक आप उनको ठीक नहीं करेंगे, आप सिर्फ हकूक की बात किसी के लिए कर देना काफी नहीं होता। हकूक देने के लिए आपके एक अमली तकाजे भी होते हैं। एक तो थ्योरेटिकल बातें होती हैं, वो तो हमेशा से हो रही हैं, अभी भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। दूसरी कानून साजी होती है और तीसरा होता है कुछ अमली इकदामात, कुछ आपको माशरे के रवैयों में उनकी सोच में तब्दीली नजर आए और उसके मुताबिक अमली इकदामात नजर आने चाहिए। तो मैं इन तीनों हवालों से अभी हमें बहुत ज्यादा काम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 3.5 साल के अंदर खवातीन के हकूक के एतबार से जो अमली इकदामात किए हैं, मैडम वो क्या हैं? ये मैं आपको बताना चाह रही थी ना कि हमने जो कानून साजी की है इन हवालों से, विरासत के हवालों से, आप देखें हमारे जो सूबाई मोतसिब हैं, खातून है, वो शहर शहर में जाकर उन्होंने खवातीन को वहां समन किया, जिन खवातीन को विरासत के कोई भी मसाइल थे वो 2 दिन के अंदर उन्होंने वो मसाइल हल करवाए। और अब जो हमने कानून साजी किया उसमें यह कि जब कोई फादर की डेथ तो उसके बच्चों को ऑटोमेटिक उनकी विरासत तकसीम होगी और उसमें उनकी बेटियों को भी ऑटोमेटिक विरासत तकसीम होगी, उनको किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। और ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ा बंदोबस्त है
और फिर इसके अलावा जो आपकी वर्क प्लेस पे हरासमेंट है, और जो आपकी खवातीन के जिनसी हरासगी के मामला है। तो मैम ये बताएं कि आप ही के दौरे हुकूमत में खवातीन के एतबार से 2 बहसें इस मुल्क में बहुत जोरों शोर से अब जारी हो चुकी हैं। गो कि ये माजी का हिस्सा भी रही, लेकिन अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बाकायदा तौर पर खवातीन निकलती हैं बाहर और अपने हकूक के लिए ना सिर्फ वो प्ले कार्ड उन्होंने उठाए होते हैं, बल्कि बहुत सारा उसके अंदर ऐसा मवाद भी लिखा होता है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। तो उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, उसको उस नैरेटिव को दुरुस्त करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? अच्छा देखें, पर्सनली मैं उस चीज को पसंद करूं या ना करूं, लेकिन एक जमहूरी मुआशरे के अंदर आपको हर आवाज सुननी चाहिए। तो अगर वो खवातीन कुछ ऐसी आवाज लगा रही हैं जो उनको लगता है उनके दिल की आवाज है, तो उसके लिए हमेशा मैम आपको नहीं लगता कि क्या इस मुल्क के अंदर खवातीन को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे? अगर आप मेजोरिटी को अगर आप साइड पे रख दें और माइनॉरिटी की बुनियाद के ऊपर फैसले करने लग जाए, तो इससे बात कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं अरसलान, मैं इधर आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि मेजोरिटी ऑफ खवातीन को उनके हकूक मिल गए हैं। जो इस्लाम ने हमें खवातीन को हकूक दिए थे वो 2-3 बहुत बुनियादी हक थे। नंबर 1 जिंदा रहने का हक। आप मुझे बताइए गैरत के नाम पे कितने कत्ल हो रहे हैं। नंबर 2 उनकी विरासत का हक। आप देख लीजिए, हुकूमत भले जितनी कोशिश कर रही हो, मगर विरासत की तकसीम क्या 22 करोड़ आवाम में से 2-4 केसेस को बुनियाद बनाकर 22 करोड़ के ऊपर चीजें थोपी तो नहीं जा सकती ना? असलान, अगर कोई एक शख्स भी 22 करोड़ में अगर किसी एक को भी उसका हक नहीं मिला, तब तक उसके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। अगर कोई माइनॉरिटी को भी उसका हक नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए और उसके लिए हमें कोई ना कोई मरियज लेने चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, अगर हमने प्रॉपर इस्लामी हकूक खवातीन को दे दिए होते, जैसे खवातीन को घर में शहजादी बनाकर रखने का हक था, जैसे उनके नान नफके का फर्ज उसके खावंद ने अदा करना था, या उसके बाद उनके करीबी अजीज ने या फिर हुकूमत ने अदा करना था, अगर वो हकूक हमने दे दिए होते, औरत को विरासत का हक दे दिया होता, हमने औरत को उसकी मर्जी की शादी का हक दे दिया होता, हमने उसको एक बेवा औरत को अपनी मर्जी से निकाह का हक दे दिया होता, तो अब देखिए माशरे में कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि उसका इस्लामी हक था मगर उसको नहीं दिया गया। तो अगर वो नहीं दिए गए, तो फिर जब वो एक औरत रिएक्शनरी होकर बाहर निकलेगी, तो फिर उन हकूक का भी मुतालबा करेगी जो शायद उसके हक नहीं थे। तो हमें पूरे मुआशरे को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन मैम मैम अगर उन खवातीन को जिनका मुतालबा वो है जिससे आप भी शायद इत्तफाक नहीं करती, जो ऐसे प्ले कार्ड उठाकर बाहर रोड्स के ऊपर आ रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज की जा रही हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, तो उन एक्टिविटीज को रोकना या उसको महदूद करने का तो कोई तरीकेकार अपनाया जा सकता है ना? देखो अस्सलाम फारूक, मैं कभी भी ये नहीं चाहती, नहीं समझती कि आप ताकत से किसी की आवाज को बंद करें। आपको अपने रूट कॉजेस को ठीक करना है। अस्सलाम फारूक, मैं अपनी एक नज़्म आज के दिन सुनाना चाह रही थी। मैम प्लीज जल्दी से सुना दें, फिर मेरा वक्त खत्म हो गया जी। मैं असल में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम औरतों को उनके हुकूक बताते हैं, लेकिन मर्दों को नहीं बताते कि औरत के क्या हुकूक हैं, जिन्होंने असल में वो हुकूक अदा करने हैं। तो मेरी आज की नज़्म है मर्दों के नाम। तुम मानो या ना मानो, बस आज का सच तो इतना है, अपनी उम्र के हर हिस्से में, अपनी जीत के हर किस्से में, औरत बिना अकेले हो, औरत बिना अधूरे हो। दुनिया में आकर रोकर जो पहला लफ्ज पहचानते हो, जो पहली खुशबू तुमको अपनी अपनी सी लगती है, वो तुम्हारी माँ एक औरत की होती है। जो पहली लोरी तुमको दिलकश और खुशकुन लगती है, वो एक माँ औरत की होती है। वो पहली ग़िज़ा जो तुमको कुव्वत और ताकत देती है, जो प्यार से तुमको मिलती है, वो शीरे मादर माँ से एक औरत से पाते हो। कुछ भूल गए हो याद करो, कुछ भूल गए हो याद करो, अब्बा की मार से कैसे, कब और किसने बचाया था, जब धूप लगी थी तुमको, किसका आंचल साया था। माँ जो तेरी जन्नत है, देख लीजिए वो एक औरत है। जब थोड़े बड़े होते हो तो लड़ना झगड़ना काम कराना रोक जमाना, उनके लिए प्यारी सी गुड़िया सी एक लड़की तुम्हें घर में मिल जाती है, बहन की सूरत धक तेरे की, ये भी औरत। जो भैया भैया करती है, जो तेरी बलाएं लेती है, बहन है कितनी प्यारी औरत। जब और बड़े होते हो, दिल की रानी ख्वाब की मलका, दुल्हन बनकर जो आती है, क्या नहीं होती वो एक औरत। तेरे आंगन को जो सजाती है, तेरे गुलशन को महकाती है, तेरे दुख सुख की जो साथी है, ये औरत राजकुमारी है, ये औरत कितनी प्यारी है। ठहरे हो कहाँ, अभी और बढ़ो, आगे भी है और एक औरत। हाँ वो बेटी परियों जैसी, जुगनू जैसी, तितली जैसी,
रंगों जैसी रोशनी जैसी जो पापा पापा करती है, झरनों जैसी जिसकी हंसी, जो बेटी घर की रौनक है, जो रहमत अजमत राहत है, देख लीजिए ये भी औरत है। माँ, ये बहन, ये बीवी बेटी, क्या इनके बिना रह सकते हो? क्या इनके बिना जी सकते हो? सुख के लम्हे गम की साथ, जहां भी देखो संग है औरत। जीत है घर सतरंगा आंचल, सबसे प्यारा रंग है औरत। तुम मानो या ना मानो, बस आज का सच तो इतना है, अपनी उम्र के हर हिस्से में, अपनी जीत के हर किस्से में, जी औरत बिना अधूरे हो, औरत बिना अकेले हो। बहुत खूब बहुत खूब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।